उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए ये घंटी दबाइए। ये तुम्हारा इनाम होगा और तुम जानते हो कि ये कितना बड़ा इनाम है। सेक्शन चीफ ने कहा तो डेविक और पैगी के चेहरों के इज़लात मुसरत की शिद्दत से कपकपाने लगे और उनकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। अब तो हम ख्वाहिश करेंगे कि बॉस के वो लॉर को पहुंच जाएं। डेविक ने बेसाख्ता कहा, तुम दोनों ने ये समझकर वहाँ इंतज़ामात करने हैं कि ये लोग वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। और सुनो, उन्हें बगैर किसी तवक्कुफ़ के हलाक कर देना। इनकी निगरानी, चेकिंग और छानबीन के चक्कर में मत पड़ना। सेक्शन चीफ ने कहा। यस बॉस, डेविक ने जवाब दिया। अगर ये लोग कराम्बी में मारे गए तो तुम्हें इत्ला मिल जाएगी, और अगर ये वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए तब भी तुम्हें इत्ला मिल जाएगी। उसी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो डेविक ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। मुसाफिर बरदार जहाज़ अपनी रफ्तार से फ़िज़ा का सीना चीरते हुए आगे बढ़ा चला जा रहा था। ये तवील फासले की फ़्लाइट थी, इसलिए मुसाफिर इसमें बड़े इजी अंदाज में बैठे हुए थे। फ़्लाइट पाकिशिया से कराम्बी जा रही थी। फ़्लाइट ने रास्ते में 2 जगह लैंड किया था और अब 2 घंटे बाद उसे कराम्बी लैंड करना था। जहाज़ के तकरीबन दरमियानी हिस्से में इमरान बैठा हुआ था। उसके साथ टाइगर था, जबकि जोसेफ और जवाना उकबी सीट में मौजूद थे। इमरान का पहले यही ख्याल था कि वो इस मिशन में सिर्फ जोसेफ को साथ ले जाएगा, लेकिन फिर इसने ये इरादा बदल दिया क्योंकि उससे महसूस हुआ था कि मिशन पर खासा अरसा लग सकता है और इस दौरान अकेला जवाना राना हाउस में बेहद बोर होगा, और इसलिए उसने जवाना को भी साथ चलने का कह दिया। इमरान ने टाइगर को मुख्तसर तौर पर मिशन के बारे में बता दिया था, इसलिए टाइगर के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। इमरान अपनी आदत के मुताबिक सीट की पुश्त से सर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था, जबकि टाइगर एक रिसाला देखने में मसरूफ था कि अचानक एयर होस्टेस तेज तेज कदम उठाती हुई इमरान के करीब आकर रुक गई। मिस्टर इमरान, आई एम सॉरी, आपको मैंने डिस्टर्ब किया। आपकी कॉल है पाकिशिया से। एयर होस्टेस ने माजरत ख्वाना लहजे में कहा तो इमरान ने चौंक कर आंखें खोली और उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया मिस, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ वो पायलट कैबिन के साथ छोटे से फ़ोन रूम में दाखिल हो गया। उसने रिसीवर उठाकर एक बटन दबाया तो फ़ोन का राब्ता करीबी एयरपोर्ट एक्सचेंज से हो गया। मेरा नाम अली इमरान है, मेरी कॉल आई है, इमरान ने कहा। यस, हम कॉल कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। हेलो इमरान साहब, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। कोई ख़ास बात? इमरान ने चौंक कर पूछा, क्योंकि ब्लैक ज़ीरो बगैर किसी ख़ास वजह के फ़ोन ना कर सकता था और इमरान के जहन में फौरी तौर पर कोई वजह ना आ रही थी। कराम्बी से सदीकी की कॉल आई है। चौहान और नुमानी दोनों शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान भी इख्तियार उछल पड़ा। ओह वेरी बैड, क्या तफसील है? इमरान ने चौंक कर पूछा तो दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने उसे तमाम तफसील बता दी। इसका मतलब है कि बीटी पूरी कुव्वत से मुकाबले पर है। ठीक है, तुम चौहान और नुमानी को फौरी तौर पर वापस कॉल कर लो। इमरान ने कहा कि यहाँ से 2 और साथियों को भिजवा दूँ। ब्लैक ज़ीरो ने कहा नहीं, मज़ीद किसी की ज़रूरत नहीं। इमरान ने कहा इमरान साहब, आप असल चेहरे बचा रहे हैं, हो सकता है कि बीटी को आपके बारे में मालूमात मिल गई हों। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तुम्हारी कॉल से पहले मुझे इस बात का ख्याल ना था, क्योंकि कराम्बी कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने मिशन मुकम्मल करना है, लेकिन इसके बावजूद बीटी वहां सदीकी और उसके साथियों से टकरा गई है, तो इसका मतलब है कि निकोलस ने हमारी दुरुस्त रहनुमाई की है। लेबॉर्ट्री वाकई ही शुमाली अफ्रीका में है। अब मैं मोहतात रहूँगा, इमरान ने कहा। अल्लाह हाफिज़, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने भी अल्लाह हाफिज़ कहकर रिसीवर रखा और फ़ोन रूम से निकलकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। आप बेहद संजीदा दिखाई दे रहे हैं बॉस, टाइगर ने कहा। हाँ, कराम्बी में सदीकी और उसके साथियों पर हमला किया गया है और चौहान और नुमानी शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। चीफ का फ़ोन था, इमरान ने जवाब दिया। फिर तो उन्हें हमारे बारे में भी इल्म हो गया होगा, टाइगर ने कहा। हाँ, इसलिए अब हमें एयरपोर्ट से आखिरी काउंटर के बाद पब्लिक लाउंज में जाने से पहले मास्क मेकअप करना होगा, इमरान ने कहा। लेकिन जोसेफ और जवाना का क्या होगा? टाइगर ने कहा। मैं टारगेट में ही रहूँगा, इन दोनों जैसे वहाँ बेशुमार लोग होंगे, इसलिए ये निकल जाएंगे। तुमने भी मुझसे अलहदा रहना है और तुमने नेशनल गार्डन पहुँचना है, मैं भी वहीं पहुँचूँगा। जोसेफ और जवाना को भी वहाँ जाने का कह देता हूँ, इमरान ने कहा। उसके साथ ही मुड़कर उसने उकबी सीट पर बैठे जोसेफ और जवाना को भी तफसील बता दी। मास्टर, कि ये मालूम हो गया है कि चौहानी और नुमान को किसने ज़ख्मी किया है, जवाना ने तेज लहजे में कहा। हाँ, और सदीकी और खावन ने इन सब का खात्मा भी कर दिया है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर ठीक है।
जवाना ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। बॉस, आपके सर पर करासामा गिद्ध का साया पड़ रहा है। अचानक जोसेफ ने कहा। फिलहाल तो तुम्हारा साया पड़ रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं गलत नहीं कह रहा बॉस, और जिस पर करासामा गिद्ध का साया पड़ जाए वो इंतहाई खतरे में होता है। जोसेफ का लहजा बेहद संजीदा था। फिर इसका साया कैसे दूर हो सकता है? इमरान ने लुत्फ लेने के अंदाज में कहा। बॉस, करासामा गिद्ध का साया खून बहाए बगैर दूर नहीं हो सकता, ये बात तय है, जोसेफ ने जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो, मेरी टाई सुर्ख रंग की है, खून के रंग की, और ये खून गले से निकलकर नाव तक बहता चला जा रहा है, इसलिए करासामा गिद्ध का साया दूर हो चुका है, इमरान ने कहा। उसने वाकई ही सुर्ख रंग की टाई बांधी हुई थी जिस पर सुनहरे रंग की तितलियां बनी हुई थी। ओह हाँ बॉस, आप वाकई ही दुरुस्त कह रहे हैं, जोसेफ ने इस बार इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा। सुनो, तुम दोनों ने अलहदा अलहदा होकर नेशनल गार्डन पहुंचना है, इमरान ने कहा। फिर उसने अपना रुख सीधा कर लिया और चंद लम्हों बाद एक बार फिर उसने सर सीट की पूंछ से लगाया और आंखें बंद कर ली। टाइगर के चेहरे पर हैरत थी, क्योंकि इमरान के चेहरे पर जिस तरह का गहरा इत्मीनान उसे नजर आ रहा था वो पहले नजर न आ रहा था। फिर 2 घंटे की परवाज के बाद जब पायलट की तरफ से जहाज़ के लैंड होने के ऐलानात होने लगे तो पूरे तैयारी में जैसे हलचल सी मच गई। हर शख्स सीधा होकर बैठ गया। फिर सबने बेल्ट्स बांधनी शुरू कर दी। इमरान और उसके साथियों ने भी बेल्ट्स बांध ली। थोड़ी देर बाद जहाज़ लैंड कर गया। इमरान अपने साथियों समेत जहाज़ से नीचे उतर आया। इमरान ने पहले ही सबके कागजात इनके हाथों में दे दिए थे, इसलिए इमरान के पास सिर्फ उसके अपने कागजात थे। मुख्तलिफ काउंटर से गुजरने के बाद जब वो आखिरी काउंटर से फारिग हो गया तो वो सीधा साइड पर बने हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जोसेफ, जवाना और टाइगर वहाँ नजर नहीं आ रहे थे। टाइगर के पास भी मास्क मेकअप बॉक्स मौजूद था, इसलिए इमरान समझ गया कि वो मेकअप करके बाहर जा चुका होगा। वॉशरूम में इमरान ने मास्क मेकअप किया और फिर वॉशरूम से निकलकर वो तेज कदम उठाता हुआ पब्लिक लाउंज की तरफ बढ़ गया। कराची एयरपोर्ट पर खासा रश था। एक वक्त कई फ्लाइट्स आ जा रही थी और यहाँ स्याह फामों की कसरत थी। इमरान जैसे ही पब्लिक लाउंज में पहुंचा, उसकी तेज़ नज़रों ने फ़ौरन ही एक आदमी को चेक कर लिया जो जेब में हाथ डाले बड़ी तेज़ नज़रों से पब्लिक लाउंज से गुजरने वाले हर आदमी का जायज़ा ले रहा था। इमरान इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर बिरूनी बरामदे तक पहुंचते पहुंचते उसने 2 और आदमियों को भी चेक कर लिया। इनकी भी वही पोजीशन थी जो इस पहले आदमी की थी। इन दोनों की भी नज़रें एक एक आदमी का बगौर जायज़ा ले रही थी। जाहिर है उन्हें इमरान का भी बगौर जायज़ा लिया था, लेकिन चूंकि इमरान मेकअप में था इसलिए वो इसे पहचान न सके थे। इमरान तेज़ कदम उठाता हुआ टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ता चला गया। फिर टैक्सी स्टैंड के करीब पहुंचकर वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसने वहां करीब ही जनरल पार्किंग में एक कार के करीब खड़े आदमी को देखा तो इसके जहन में फ़ौरन ही इसके लिए शनासाई की लहर सी उठी। ये अफ्रीकी निषाद आदमी था, लेकिन इसका रंग गहरा स्याना था। अलबत्ता उसके चेहरे की खदोखाल अफ्रीकी थी। वो लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक था। वो कार से कुछ टिकाए खड़ा था। उसकी तेज नजरें पब्लिक लाउंज की तरफ ही लगी हुई थी। इमरान जहन पर जोर देता रहा कि इस आदमी को उसने कहाँ देखा है। फिर अचानक उसके सर में झमाका सा हुआ। उसे याद आ गया कि ये शख्स एक्रीमिया की एक सरकारी एजेंसी का खासा मारूफ एजेंट था। इसका नाम स्टार्क था। इमरान ने चूंकि उसे बड़े तवील अरसे बाद देखा था, इसलिए वो उसे फौरी तौर पर ना पहचान सका था। स्टार्क को देखकर उसने टैक्सी में बैठने का इरादा बदल दिया और कदम बढ़ाता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ता चला गया। स्टार्क ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। इमरान इसके करीब से गुजरकर आगे बढ़ता चला गया। स्टार्क की कार के साथ ही एक बड़ी सी जीप मौजूद थी। इमरान इस जीप की ओट में जाकर रुक गया। स्टार्क जिस अंदाज में खड़ा था और जिस तरह पब्लिक लाउंज की तरफ देख रहा था, उससे जाहिर होता था कि वो भी इस सिलसिले में यहाँ आया हुआ है। अचानक इमरान के कानों में सेलफोन की घंटी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ स्टार्क की तरफ से सुनाई दी थी। यस, स्टार्क बोल रहा हूँ। स्टार्क की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ को दबा कर बोल रहा था, लेकिन चूंकि इमरान उसके बेहद करीब था इसलिए उसे आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। स्टार्क का नाम सुनकर इमरान ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे अपनी याददाश्त पर उसका भरोसा दुरुस्त साबित हुआ हो। नाइफ बोल रहा हूँ बॉस। वो पाकिस्तानी एजेंट इमरान तो पब्लिक लाउंज में आया ही नहीं। एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अल्फाज बहरहाल इमरान की समझ में आ गए थे और अपना नाम सुनकर वो बेइख्तियार चौंक पड़ा था। इसका वो मकामी साथी और स्याफाम, इनका क्या हुआ? स्टार्क ने पूछा। स्याफाम तो नज़र आया था, लेकिन आपने चूंकि सारी तवज्जो इस इमरान की तरफ देने का हुक्म दिया था, इसलिए हमने उसे इस अंदाज में कर दिया था और वो बाहर चला गया। दूसरा पाकिस्तानी आदमी भी नज़र नहीं आया, नाइफ ने जवाब दिया।
اندر سے معلوم کرو کہ وہ کہاں گئے۔ تمام خفیہ راستوں پر بھی ہمارے آدمی موجود ہیں۔ اگر یہ دونوں وہاں سے گزرے ہوتے تو اب تک اطلاع مل چکی ہوتی، اسٹارک نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں کلب جا رہا ہوں، تم تمام معلومات حاصل کر کے مجھے وہاں رپورٹ دو، اسٹارک نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا جسے وہ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ پھر کار آگے جا کر مڑی اور پارکنگ کے مین گیٹ سے گزر کر گھوم کر عمران کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو عمران سر ہلاتا ہوا جیپ کی اوٹ سے نکلا اور آگے بڑھا، اور پھر وہ پارکنگ سے نکل کر ایئرپورٹ کی حدود سے باہر آ کر ایک طرف بنے ہوئے بس ٹرمینل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اب ٹیکسی کے بجائے بس کے ذریعے نیشنل گارڈن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صدیقی اور خاور ایئرپورٹ کے پبلک لاؤنج میں موجود تھے۔ صدیقی نے چیف کو فون پر چوہان اور نعمانی کے زخمی ہونے اور کرامبی میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں تفصیل سے رپورٹ دے دی تھی، جس پر چیف نے چوہان اور نعمانی کو فوری طور پر پاک ایشیا واپس بھجوانے کا حکم دے دیا تھا۔ ساتھ ہی اس سے بتا دیا تھا کہ عمران، ٹائیگر، جوزف اور جوانا کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹوں میں کرامبی پہنچ رہے ہیں، اور اب یہ تمام معاملات عمران خود ہینڈل کرے گا۔ تو صدیقی اور خاور چوہان اور نعمانی کو ساتھ لے کر ٹیکسی کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ یہاں ایک فلائٹ پر جو ویلنگٹن جا رہی تھی انہیں سیٹیں مل گئی۔ ویلنگٹن پہنچ کر وہ آسانی سے پاک ایشیا پہنچ سکتے تھے۔ صدیقی کے نقطۂ نظر سے ان کی فوری واپسی ضروری تھی، کیونکہ ان کے حالت کے پیش نظر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی چکر میں دوبارہ پھنس جائے، اس طرح تو ان کی زندگی کو مزید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ فلائٹ کی روانگی کے بعد صدیقی اور خاور وہیں رک گئے تھے، کیونکہ چیف نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ صدیقی نے ایئرپورٹ سے فلائٹ کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تھی، ان کے مطابق یہ فلائٹ 1 گھنٹے بعد کرامبی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی تھی۔ چنانچہ صدیقی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے وہیں ایئرپورٹ پر ہی مل لے گا، کیونکہ وہ اب بلیک وے ہوٹل میں نہیں رہ رہے تھے، بلکہ انہوں نے کرائے کے لیے خالی کوٹھی میں ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ پھر 1 گھنٹے بعد جب فلائٹ کے لینڈ ہونے کے اعلانات شروع ہو گئے تو صدیقی اور خاور ریسٹورانٹ سے اٹھ کر لاؤنج میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد لوگ باہر آنا شروع ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ صدیقی یہاں کچھ حملہ آور بھی موجود ہیں، اچانک خاور نے کہا۔ تو صدیقی چونک پڑا۔ حملہ آور؟ کیا مطلب؟ صدیقی نے کہا۔ 3 آدمی ہر باہر آنے والے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور ان کی جیبوں کے اوپر بتا رہے تھے کہ ان کی جیبوں میں مشین پسٹل موجود ہیں۔ خاور نے کہا، اوہ ہاں واقعی، کہیں یہ عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے موجود نہ ہو۔ صدیقی نے چونک کر کہا، ہمارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے۔ خاور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور جوزف اور جوانا، وہ جوزف کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نظروں میں شناسائی ہے۔ خاور تم جا کر جوزف اور جوانا سے باہر ملاقات کرو، میں عمران صاحب کو چیک کر لوں، پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ صدیقی نے کہا، تم عمران صاحب کو لے کر برائٹ وے ڈے ہوٹل کے سامنے آ جانا، ہم وہیں موجود ہوں گے۔ خاور نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ چونکہ میک اپ میں تھے اس لیے ظاہر ہے جوزف اور جوانا تو انہیں نہ پہچان سکتے تھے۔ صدیقی کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا، لیکن نہ تو اسے وہاں عمران نظر آیا اور نہ ہی ٹائیگر۔ پھر اس نے چیکنگ کرنے والے ایک آدمی کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ عمران اور ٹائیگر ماسک میک اپ کر کے نکل گئے ہوں گے۔ جوزف اور جوانا کا اس لیے میک اپ نہ کیا گیا ہوگا کہ یہاں سیاہ فاموں کی کثرت تھی، اس لیے وہ ان جیسے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ صدیقی انتہائی محتاط انداز میں چلتا ہوا اس آدمی کے قریب ایک پبلک فون بوتھ کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا، جس نے اشارے سے دوسرے آدمی کو بلایا تھا۔ صدیقی سمجھ گیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ اب ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے گیا ہوگا، اور چونکہ اس آدمی نے اشارہ کیا تھا اس لیے ان تینوں کا انچارج وہی لگتا تھا۔ اب صدیقی ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہیں باس، اندر کوئی نہیں ہے، تمام مسافر جا چکے ہیں۔ اندر جانے والے نے باہر آ کر اس آدمی سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نکل گئے، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم اس حبشی کو ہی کور کر لیتے۔ انچارج نے کہا، اسے تو ہم شہر میں بھی ٹریس کر لیں گے باس۔ اندر جا کر واپس آنے والے نے کہا، ٹھیک ہے تو باقی ساتھیوں سمیت اس کی تلاش شروع کرو۔ باس کلب چلا گیا ہے، میں اس سے رپورٹ دے کر ہیڈ کوارٹر پہنچ رہا ہوں۔ انچارج نے کہا، یس باس، دوسرے آدمی نے کہا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک طرف کھڑا ہوا تیسرا آدمی بھی اس کے اشارے پر اس کے پیچھے بیرونی راستے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ انچارج فون بوتھ کی طرف آیا۔ صدیقی کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے اس نے صدیقی پر توجہ نہ تھی اور فون بوتھ میں داخل ہو کر اس نے جیب سے کارڈ نکالا اور اسے فون باکس میں ڈال کر اس نے اسے دبایا تو صدیقی مڑا اور وہ 2 قدم بڑھ کر ذرا آگے ہو گیا۔
اس کا انداز بڑا سرسری سے تھا۔ وہ آدمی بھی ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کر رہا تھا۔ وہ اس کی انگلی خاصی تیز رفتاری سے نمبر پریس کر رہی تھی، لیکن نمبر صدیقی کے ذہن میں نقش ہوتے جا رہے تھے۔ نائف بول رہا ہوں باس، اس آدمی کی ہلکی سی آواز سنائی تھی۔ وہ اندر بھی نہیں ہیں، وہ یقیناً کسی خفیہ راستے سے نکل گئے ہیں۔ میں نے اپنے آدمی کو کہہ دیا ہے وہ اس حبشی کو ٹریس کریں، وہ لازماً اس کے بارے میں جانتا ہوگا۔ دوسری طرف سے بات سن کر اس آدمی نے کہا، ٹھیک ہے باس، ہم جلدی انہیں ٹریس کر لیں گے۔ دوسری طرف سے بات سن کر نائف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تو صدیقی آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نائف اس کے قریب سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پارکنگ میں موجود ایک کار میں سوار ہوا اور پھر کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی اور گھوم کر مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ صدیقی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ گھوم کر نظروں سے غائب ہو گیا تو صدیقی مڑا اور ایک فون بوتھ میں داخل ہو کر اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لارڈ چیف آفس سے بول رہا ہوں، صدیقی نے بڑے سر سے لہجے میں مقامی زبان میں کہا۔ یہاں پولیس کمشنر کو لارڈ چیف کہا جاتا تھا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے چونک کر اور انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا گیا، کیونکہ یہاں پولیس کو اس قدر وسیع اختیارات حاصل تھے کہ یہاں پولیس کا نام ہی لوگوں کے لیے دہشت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انکوائری آپریٹر لارڈ چیف آفس کے الفاظ سنتے ہی یکلخت مؤدب ہو گئی تھی۔ ایک فون نمبر نوٹ کرو اور بتاؤ کہ یہ نمبر کس کے نام پر اور کہاں نصب ہے۔ انتہائی احتیاط سے کام لینا، یہ انتہائی اہم سرکاری معاملہ ہے، صدیقی نے لہجے کو مزید سرد کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے قدرے کامتے ہوئے لہجے میں کہا گیا تو صدیقی نے نمبر بتا دیا۔ ہولڈ کرے سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور صدیقی ہونٹ نیچے خاموش کھڑا رہا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی تھی۔ یس، صدیقی نے کہا، جناب یہ نمبر سٹاک کلب کے مالک اور مینیجر سٹاک کا ہے اور اس کے نام پر سٹاک کلب میں نصب ہے جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا پوری احتیاط سے چیک کیا گیا ہے؟ صدیقی نے کہا، یس سر، میں نے 2 بار چیک کیا ہے سر، انکوائری آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ یہ سرکاری راز ہے، اگر آپ نے اسے اوپن کیا تو آپ کی باقی زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپتے ہوئے گزرے گی۔ صدیقی کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں سر، دوسری طرف سے اس بار نمایاں طور پر کامتے ہوئے لہجے میں کہا گیا تو صدیقی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور پھر فون بوس سے نکل کر وہ تیزی سے چلتا ہوا پبلک لاؤنج سے باہر آ گیا۔ پھر ایک چکر کاٹ کر وہ ہوٹل پرائڈ ڈے کی طرف بڑھا چلا گیا جو ایئرپورٹ کے قریب ہی تھا، لیکن وہاں پہنچ کر وہ یک لک ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ وہاں نہ خاور موجود تھا نہ جوزف اور جمانہ۔ وہ بھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک ستون کی اور سے ایک آدمی اس کی طرف بڑھا۔ کیا آپ کا نام مائیکل ہے؟ اس آدمی نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا تو صدیقی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیوں؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے ساتھی مسٹر مارشل نے مجھے آپ کا حلیہ بتا کر کہا ہے کہ جب آپ یہاں پہنچیں تو آپ کو بتا دیا جائے کہ مسٹر مارشل تو سیاہ فام حبشیوں کے ساتھ نیشنل گارڈن گئے ہیں۔ آپ بھی وہاں پہنچ جائیں کیونکہ آپ کے چیف نے بھی وہاں پہنچنا ہے۔ اس آدمی نے آہستہ سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا تو صدیقی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران نے احتیاطاً ٹائیگر، جوزف اور جمانہ کو علیحدہ علیحدہ ہو کر نیشنل گارڈن پہنچنے کا کہا ہوگا، اور جب خاور جوزف اور جمانہ سے ملا ہوگا تو انہوں نے یہاں رکنے کی بجائے اسے بھی ساتھ چلنے کا کہہ دیا ہوگا۔ اس لیے خاور نے صدیقی کو وہاں پہنچنے کا پیغام دینے کے لیے اس آدمی کو ہائر کیا ہوگا۔ چنانچہ صدیقی سر ہلاتا ہوا بس ٹرمینل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ بہرحال صدیقی سر ہلاتا ہوا جب بس ٹرمینل کی طرف جا رہا تھا تو نائف کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا تھا۔ نائف اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نائف بول رہا ہوں، نائف نے تیز لہجے میں کہا۔ باس وارنر بول رہا ہوں، میں نے اس حبشی کو ٹریس کر لیا ہے جو پاکستانی ایجنٹوں کا ساتھی ہے۔ دوسری طرف سے ایک پرجوش سی آواز سنائی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ نائف نے چونک کر پوچھا۔ یہ حبشی ایک اور ایکریمین حبشی اور ایک ایکریمین کے ساتھ ٹیکسی میں سوار مجھے نظر آیا تو میں نے ٹیکسی کا تعاقب کیا۔ ٹیکسی نیشنل گارڈن پہنچ کر رک گئی۔ یہ تینوں ٹیکسی چھوڑ کر نیشنل گارڈن میں داخل ہو گئے اور ابھی تک وہیں ہیں۔ میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں، وارنر نے جواب دیا۔ تم اس حبشی کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ میں چیف کو کال کر کے باقی ساتھیوں کو بھی کال کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے نیشنل گارڈن میں اکٹھے ہونے کا پلان بنایا ہے، اس لیے یہ سب اب وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں ان کا خاتمہ بھی آسانی سے ہو سکے گا، نائف نے کہا۔
यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो नाइफ ने कुरेटलर दबाया और टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, स्टॉक बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही स्टॉक की आवाज़ सुनाई दी। नाइफ बोल रहा हूँ बॉस, हमने इस हबशी का सुराग लगा लिया है। ये हबशी एक दूसरे एक्रीमियन निसाद हबशी और एक एक्रीमियन के साथ टैक्सी में सवार होकर एयरपोर्ट से नेशनल गार्डन पहुंचा है और अभी तक ये लोग वहीं हैं। वार्नर उनकी निगरानी कर रहा है, नाइफ ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन असल प्रॉब्लम तो इस इमरान को तलाश करना है, स्टॉक ने कहा। बॉस, ये सब लोग यकीनन नेशनल गार्डन में पहुंचे होंगे, उन्होंने उसे मीटिंग पॉइंट बनाया होगा, नाइफ ने कहा। हाँ, लेकिन ये इमरान आखिर गायब कैसे हो गया? वो कहाँ से बाहर निकला होगा? स्टार्क ने कहा। बॉस, मैंने इस मामले पर गौर किया है। मेरा ख्याल है कि या तो उन्हें हमारे बारे में इत्तला मिल गई होगी या फिर वैसे ही एहतियातन उन्होंने रास्ते में मेकअप कर लिया होगा, नाइफ ने कहा। अहमक तो नहीं हो गए। पहली बात तो यह है कि वो पाकिस्तान से पहली बार यहाँ आ रहे हैं, फिर उन्हें इत्तला कैसे मिल सकती है? फिर रास्ते में वो मेकअप कैसे कर सकते हैं? जहाज़ में वो मेकअप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कागजात पर मौजूद उनकी तस्वीरें तो नहीं बदली जा सकती, और अगर ऐसा होता तो लामहाला वो हबशी भी मेकअप में होता, स्टार्क ने 30 लहजे में कहा। आपकी बात दुरुस्त है बॉस, अब आपका क्या हुक्म है? नाइफ ने मुंह बनाते हुए कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे स्टार्क की बात सुनकर सख्त कोफत पहुंची है। अपनी तरफ से इसने बड़ी दानिशमंदाना बात की थी, लेकिन स्टार्क ने उसे डांट दिया था। अपने साथियों को कॉल करके नेशनल गार्डन को घेर लो। फिर जैसे ही सब लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, खास तौर पर इमरान नजर आए, तो इन पर चारों तरफ से फायरिंग खोल दो, स्टार्क ने कहा। लेकिन बॉस, इमरान अगर मेकअप में हुआ तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? नाइफ ने कहा। अहमक आदमी, रॉस करीज इस्तेमाल करो, उनकी बातचीत सुनते रहो, इस तरह तुम्हें हर बात मालूम हो जाएगी, स्टार्क ने 30 लहजे में कहा। यस बॉस, नाइफ ने कहा। जैसे ही ये लोग ख़त्म हो तुमने मुझे फौरी रिपोर्ट देनी है, स्टार्क ने 30 लहजे में कहा। यस बॉस, नाइफ ने कहा, और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने पर उसने रिसीवर रख दिया और मेज़ के दराज से एक छोटा सा लेकिन जदीद साख्त का सेलफोन निकाल कर उसने उसे ऑन करके एक नंबर प्रेस कर दिया। हेलो, नाइफ कॉलिंग, नाइफ ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, एंथनी अटेंडिंग यू। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। सबको कॉल करके कह दो कि वो नेशनल गार्डन पहुंच जाएं। हमारे मतलूबा आदमी वहां इकट्ठे हो रहे हैं, वार्नर वहां उनकी निगरानी कर रहा है। सब वहां पहुंच जाएं और इन लोगों को घेर लें, लेकिन उन्हें किसी सूरत में मशकूक नहीं होना चाहिए। मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। जब वो इमरान वहां पहुंचेगा तो हम इन पर फायर खोल देंगे, लेकिन तब तक उन्हें किसी सूरत में ना ही हमारी नज़रों से ओझल होना चाहिए और ना ही उन्हें हम पर कोई शक पड़ना चाहिए, नाइफ ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो नाइफ ने सेलफोन ऑफ करके उसे वापस मेज़ की दराज में रखा और फिर उठकर वो इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। वहाँ उसे एक अलमारी में से एक छोटा सा पिस्टल निकाला और उसे जेब में डालकर वो मुड़ा और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार हेडक्वार्टर से निकलकर नेशनल गार्डन की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। टाइगर एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज से निकलकर इत्मीनान से चलता हुआ टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ता चला गया। यस सर, एक टैक्सी ड्राइवर ने आगे बढ़कर उससे सलाम करते हुए कहा। नेशनल गार्डन जाना है, क्या किराया लोगे? टाइगर ने कहा। यहाँ मीटर के मुताबिक किराया लिया जाता है जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। ओके, मीटर ऑन कर दो, मेरा एक साथी अभी यहाँ आने वाला है, तब चलेंगे, टाइगर ने कहा। तो टैक्सी ड्राइवर ने अस्बात में सर हिलाया, फिर उसने मीटर ऑन कर दिया। उसी में टाइगर ने इमरान को मास्क मेकअप में टैक्सी स्टैंड की तरफ आते आते मुड़कर पार्किंग की तरफ जाते देखा तो वो चौंक पड़ा। उसने पार्किंग की तरफ देखा तो उसे आदमी एक कार के साथ टेक लगाए खड़ा नजर आया। इस आदमी का अंदाज बता रहा था कि वो बाकायदा किसी की निगरानी कर रहा है। वो सामने जो आदमी कार से टीक लगाए खड़ा है, क्या तुम मुझसे जानते हो? टाइगर ने जेब से एक नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि इमरान इसी आदमी की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। यस सर, इनका नाम स्टार्क है, ये स्टार्क क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर हैं, टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से नोट टाइगर से लेकर जेब में डालते हुए कहा। उसी लम्हे टाइगर ने देखा कि इमरान इस आदमी की कार की साइड पर से गुजरकर आगे बढ़ गया, फिर एक बड़ी सी जीप की ओट में गायब हो गया। टाइगर देखता रहा, लेकिन जब इमरान उस जीप की ओर से ना निकला तो वो समझ गया कि इमरान वहीं रुक गया है। क्या स्टार्क का ताल्लुक किसी बैनुल अक़वामी तंजीम से है? टाइगर ने जीप से एक और नोट निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो ड्राइवर चौंक पड़ा। अब वाकई फयास आदमी है जनाब, आप मुझे खुलकर बताएंगे क्या मसला है, मैं आपके काम आ सकता हूँ, ड्राइवर ने कहा। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, मैं नहीं चाहता कि तुम ख्वामख्वाह के मसाइल में फंस जाओ। जनाब, स्टार्क साहब एक्रीमिया की सरकारी एजेंसियों में काम करते रहे हैं, अब उन्होंने यहाँ करामी में क्लब खोला हुआ है।
मेन गेट पर ले चलो, टाइगर ने जल्दी से टैक्सी में बैठते हुए कहा। तो टाइगर ने इस्बात में सर हिला दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। और फिर चक्कर काट कर जब वो मेन गेट पर पहुंचे तो टाइगर को इमरान कहीं नजर ना आया। वो कुछ देर वहां रुककर इमरान को चेक करता रहा, लेकिन जब उसे इमरान कहीं नजर ना आया तो उसने ड्राइवर को नेशनल गार्डन जाने का कह दिया। यस सर, टैक्सी ड्राइवर ने कहा और दूसरे लम्हे टैक्सी से लेकर आगे बढ़ने लगी। टाइगर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए, क्या उसे इस स्टार को चेक करना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि इमरान की इजाज़त के बगैर उसे खुद कोई इकदाम नहीं करना चाहिए और इस फैसले पर वो मुतमईन हो गया। तकरीबन 1 घंटे की तवील ड्राइविंग के बाद टैक्सी नेशनल गार्डन की पार्किंग में पहुँच कर रुक गई। तो टाइगर ने ड्राइविंग को एक और नोट दिया, फिर नीचे उतरकर वो नेशनल गार्डन की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अभी वो नेशनल गार्डन के मेन गेट तक पहुंचा ही था कि अचानक उससे ख्याल आया कि यकीनन इमरान साहब इस स्टार की वजह से टैक्सी स्टैंड की तरफ आने के बजाय पार्किंग की तरफ गए होंगे और इनके मेन गेट पर ना मिलने का मतलब है कि वो लाजमन किसी ना किसी अंदाज में स्टार के पीछे गए हैं। स्टार करब ले चलो, टाइगर ने कहा। यस सर, आइए सर, टैक्सी ड्राइवर ने कहा और टाइगर ने सर हिलाता हुआ उकबी सीट पर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और फिर तेज़ी से टैक्सी आगे बढ़ा दी। तकरीबन आधे घंटे बाद टैक्सी एक 3 मंजिला इमारत के सामने पहुंचकर रुक गई। इमारत पर स्टार क्लब का नियॉन साइन बोर्ड नस्ब था। टाइगर ने मीटर देकर एक नोट टैक्सी ड्राइवर को दिया और वो क्लब के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद वो एक मेज़ पर बैठ गया। आकर जब वेटर आया तो उसने उसको हॉट कॉफ़ी ले आने के लिए कहा। यस सर, वेटर ने कहा और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो ट्रॉली धकेलता हुआ वापस आया और उसने हॉट कॉफ़ी के बर्तन टेबल पर लगाने शुरू कर दिए। क्या जनाब स्टार अपने ऑफिस में मौजूद हैं? टाइगर ने वेटर से मुखातिब होकर पूछा। तो वेटर बेख्तियार चौंक पड़ा। यस सर, वो अभी थोड़ी देर पहले तशरीफ़ लाए हैं, वेटर ने कहा। क्या इनसे मुलाकात हो सकती है? टाइगर ने पूछा। नो सर, वो किसी अजनबी से किसी सूरत नहीं मिलते। आपको जो काम हो आप उनके असिस्टेंट मैनेजर कार से मिल लें, वेटर ने जवाब दिया और खाली ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। तो टाइगर खामोशी से कॉफ़ी पीने लगा। अब ये बात तो तय थी कि उसकी ये सोच गलत थी कि इमरान इस स्टार के पीछे यहाँ पहुँचा होगा। अब वो बैठा ये सोच रहा था कि क्या इसका अंदाज़ा गलत था कि इमरान स्टार को पार्किंग में देकर इधर गया था। लेकिन टैक्सी ड्राइवर की बात उसके जहन में गूंज रही थी कि स्टार एक्रीमियन एजेंसियों में काम करता रहा है। बहरहाल अब उसने ये फैसला कर लिया था कि वो वापस नेशनल गार्डन में चला जाए। चनाचा उसने वेटर को बुलाकर उससे बिल अदा किया, फिर तेज़ कदम उठाता हुआ क्लब से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद एक खाली टैक्सी उसके करीब आकर रुक गई। नेशनल गार्डन चलो, टाइगर ने उकबी दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा। यस सर, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन